हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की क्लास रहने वाली है बिजनेस स्टडी में, जिसे हम लोग व्यावसायिक संगठन बोल सकते हैं। और व्यावसायिक संगठन में हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है सहकारी संगठन। सहकारी संगठन, जैसा कि आज के टॉपिक में लिखा हुआ है, सहकारी संगठन के बारे में हम लोग जानेंगे। और सहकारी संगठन को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई काम हम लोग साथ में मिलकर करें तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है कि जो सहकारी संगठन होते हैं ये कैसे होते हैं, इनके बारे में, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके लाभ क्या क्या होते हैं, इन पर हम लोग पूरी डिटेल में आज क्लास को हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं कि सहकारिता मतलब कि जो सहकारी शब्द है सहकारिता से बना है। और सहकारिता का मतलब दो वर्डों से बना है। सह का मतलब होता है साथ में, और कारिता का मतलब होता है कार्य करना। ठीक है, तो सहकारिता का मतलब होता है साथ में कोई काम करना, तो उसको बोलते हैं सहकारी। सहकारिता शब्द दो शब्दों सह और कारिता के योग से बना है। सह का मतलब होता है, अर्थ होता है मिलकर काम करना, मिलकर, और कारिता का मतलब होता है कार्य करना। अतः सहकारिता का आशय साथ मिलकर कार्य करने से है। प्रत्येक मतलब कि व्यक्ति सबके लिए, और सब प्रत्येक के लिए मतलब कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच की भावना हम लोगों के पास होती है, तो उसको बोलते हैं सहकारी संगठन। सहकारिता का मतलब होता है, सहकारिता का मूल सिद्धांत है कि मेल भावना। अगर बात आए कि सहकारिता का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, तो आप लोग कहेंगे मेल भावना पर आधारित होता है। तो इस पे आप लोग याद रखिएगा। व्यवसायिक संगठन के इस स्वरूप का मुख्य उद्देश्य, इसकी बात याद रखिए कि सहकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य मान लो पूछा जाए तो मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। क्या होता है? लाभ कमाना ना होकर अपने सदस्यों की सेवा करना होता है। मतलब कि जैसे मान लो कि सहकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है, और ऑप्शन में दे दिया है कि लाभ कमाना होता है, सेवा करना होता है, दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग किस पर लगाएंगे कि सहकारी संगठन का जो मूल सिद्धांत, मूल उद्देश्य होता है वो सदस्यों की सेवा करना होता है। उसके बाद अगर होता है तो उसके बाद लाभ की बात आती है। ठीक है, अब बात आती है कि सहकारी का जो सहकारी शब्दों को हम लोगों ने जान लिया है कि सहकारी शब्द किससे बना है, सह और कारिता से बना है। इतने बात के हम लोग अब इसके अर्थ को जानेंगे, और अर्थ में यही मिला जुला लिखा हुआ है, इसमें अर्थ में कुछ ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए। कि सहकारिता का मतलब होता है, अर्थ का मतलब मीनिंग होता है, सहकारिता का शाब्दिक अर्थ मिलकर काम करना। जो ऊपर किया हुआ है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, मिलकर काम करना। व्यवसायिक सहकारी संगठन से तात्पर्य, मतलब कि व्यवसायिक सहकारी संगठन से तात्पर्य ऐच्छिक संगठन से है। इस बात को याद रखिएगा कि आप लोग जैसे मान लो कि पूछा जाए आप लोगों से कि सहकारी संगठन कैसा संगठन है, तो आप लोग कहेंगे कि ये संगठन ऐच्छिक संगठन है। मतलब कि इसमें सदस्यों की इच्छा पर डिपेंडेंसी होती है। अगर मान लो कि आप लोगों को कोई सदस्य हैं, ठीक है, कोई 10 सदस्य हैं, उसमें से आप लोग किसी को मतलब कि अगर उसका मन नहीं है तो वो उसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जानबूझ के आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि उसको शामिल कर लिया, मतलब उसकी इच्छा नहीं है फिर भी आप लोगों ने उसको शामिल कर दिया, तो ऐसे संगठन है क्योंकि इच्छा पर डिपेंड करता है, जिसका निर्माण सदस्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यह संगठन अपने आप में एक अनूठा ढंग है। इसमें लाभोपार्जन के स्थान पर सदस्यों की सेवा का स्थान सर्वोपरि है। जो ऊपर बात की हुई है इसी में लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप लोग अगर पूछा जाए कि सहकारी शब्द के बारे में बताइए और सहकारी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये जो है मैंने लिखा हुआ है, इतनी अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। बात आगे चलती है और बात आती है कि सहकारी संगठन की विशेषताएं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की या फिर विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनको हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट के क्लियर करेंगे। और अगर आप लोगों को विशेषताएं में हेडिंग याद हो जाएं तो सबसे बढ़िया बात होती है। तो हम लोग अगर मान लो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है हम लोगों का, उसमें लिखने के लिए आता है, तो हम लोग इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सहकारी संगठन की मुख्य विशेषताएं नीचे दी हुई हैं। और पहली विशेषता है कि ऐच्छिक संगठन है, मतलब कि जो इच्छा पर डिपेंड करता है उसे वॉलेंटरी एसोसिएशन बोलते हैं। वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कि इसमें जो पार्टनर होते हैं, जो मतलब सदस्य होते हैं, वो किसी को विवश नहीं किया जा सकता कि मतलब कि नहीं तुम इसमें शामिल हो।
वो उसकी इच्छा होगी तो वो शामिल होगा, अगर इच्छा नहीं होगी तो वो उसमें शामिल बिल्कुल नहीं होगा। इसी में लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सहकारी संगठन व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है। ये बात मैंने ऊपर आपको बताई हुई है। अतः किसी भी व्यक्ति को इसका सदस्य बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद बात आती है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, हेडिंग नंबर 2 में, कि पंजीयन की बात आती है। पंजीयन की बात आती है कि सहकारी संस्था की स्थापना एवं पंजीयन जो होता है भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत होता है। कि इसका पंजीयन की बात आती है, इसकी रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत होता है? जैसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। साझेदारी का रजिस्ट्रेशन साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से जो हम लोगों की सहकारी संगठन है, उनका जो है पंजीयन वो भारतीय सहकारी समिति 1900 अधिनियम 1912 के अंतर्गत होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट में लिखा हुआ है सदस्यों की संख्या। इस प्रकार से कंपनियों में सदस्यों की न्यूनतम और मैक्सिमम संख्या निश्चित होती है और साझेदारी में भी निश्चित होती है। ठीक उसी प्रकार से सदस्यों की संख्या में इसी में भी निश्चित होती है। ठीक है, मतलब कि कहीं निश्चित और कहीं अनिश्चित भी हो सकती है। नंबर ऑफ मेंबर की बात करेंगे तो एक समिति में कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं, कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं, और अधिकतम कोई प्रतिबंध नहीं है, अधिकतम पर कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है नगद व्यापार होता है। सहकारी संगठन का जो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है कि इसमें जो व्यापार होता है वो कैश ट्रेडिंग होता है। कैश ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई काम जो होता है, ज़्यादातर सेल जो होती है, ज़्यादातर सेल की बात आती है, ज़्यादातर सेल जो होती है वो कैश सेल होती है, क्रेडिट सेल इसमें कम होती है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार सेल जो होती है, उधार बिक्री कम होती है। नगद व्यापार करने से लाभ यह होता है कि पूंजी में उधार बिक्री में कमी होती है। जैसे मान लो कि अगर मैं नगद बेचूंगा तो मुझे कम पूंजी लगानी पड़ेगी क्योंकि नगद में व्यापार होता है, और अगर उधार खरीदूंगा तो उधार में तो पैसा फंसेगा, और पैसा फंसेगा तो मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के व्यवसाय में जो होता है वो पूंजी उधार बिक्री में ना फंसने के कारण उसमें दृढ़ता बनी रहती है। ये बात आप लोगों को लिए पॉइंट हैं उनको आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार से आप लोग समझ भी सकते हैं और आगे लिख भी देना अच्छी तरीके से। आगे लिखा हुआ है कि पूंजी की बात आती है, सहकारी संगठन की जो पूंजी की बात आती है कि इसकी पूंजी कहाँ से आती है। तो इसकी पूंजी जो सदस्य होते हैं वो अंशदान देते हैं। मान लो कि मैं इसमें कोई सहकारी संगठन है उसमें सदस्य बन गया। ठीक है, अब मुझे जितनी पूंजी लगानी हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितनी लगानी हो उतनी लगा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी होती है, तो इसके अतिरिक्त सरकारी ऋण अनुदान भी इसकी पूंजी के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा कि सरकारी ऋण जो हैं और अनुदान, ठीक है, तो उनको भी हम लोग इसके पूंजी के स्रोत के रूप में, सोर्सेस ऑफ कैपिटल के रूप में मान सकते हैं। 6वें नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि लाभ का बंटवारा, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, मतलब कि लाभों का बंटवारा कब होगा। तो एक बात याद रखिएगा, इसी प्रकार के MCQ भी आते हैं कि सहकारी संगठन के लाभों को कम से कम 1/4 कितना भाग, 1/4 भाग आपको पहले सुरक्षित कोष में रखना होगा। मतलब कि वो रिजर्व फंड है उसमें पहले हस्तांतरित कीजिए, उसके बाद कोई राशि बचे उसको कल्याण कोष में डालिए, और उसके बाद अगर कोई राशि बचे तो शेष राशि को सदस्य उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि सहकारी संगठन में जो लाभ का बंटवारा होता है सदस्यों में, वो किस अनुपात में होता है, साझेदारी के अनुपात में होता है, ना कि पूंजी के अनुपात में होता है, ना कि समान अनुपात में होता है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है अंशों का हस्तांतरण। अंशों का हस्तांतरण की बात आती है कि इसका जो अंश होते हैं उनका हस्तांतरण किया जा सकता है। तो इसका याद रखिए कि इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफ़र और शेयर इसका नहीं किया जा सकता है। इन संस्थाओं के अंश व्यक्तियों को खुले बाजार में ना बेचे जा सकते हैं और ना ही हस्तांतरित किए जा सकते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसका उत्तराधिकारी उन अंशों का स्वामी ओनर बन जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व, ये विशेषताएं जो लिखी हुई हैं ये ज़्यादातर ऐसी विशेषताएं आप लोगों को कंपनी की विशेषताएं भी होती हैं। कंपनी की जब हम लोग
पढ़ेंगे, कंपनी को पढ़ेंगे, साझेदारी को पढ़ेंगे, और भी इसमें बहुत सी संस्थाएं हैं, ऐच्छिक व्यापार को पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ेंगे, उनके लाभ पढ़ेंगे, उनके दोष पढ़ेंगे, सारे के सारे जो टॉपिक हैं मैं आप लोगों को इसी प्रकार से आगे कराता रहूँगा। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि पृथक वैधानिक अस्तित्व जो होता है, ये इस प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं वे कंपनी की भी विशेषताएं होती हैं। देखो, कंपनी में लाभ का बंटवारा होगा, ठीक है, लाभांश कितने कितने बांटे जाएंगे, ठीक है, और कंपनी की पूंजी भी निश्चित होगी। पृथक वैधानिक अस्तित्व भी कंपनी का होता है, और लीगल एंटिटी होती है, उसकी सरमुद्रा होती है। इस प्रकार से हम लोग इनको बात बताते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कंपनी की विशेषताएं भी इसी प्रकार से होती हैं, थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। पृथक वैधानिक अस्तित्व की बात आती है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। रजिस्ट्रेशन के बाद सहकारी समिति का अस्तित्व अपने सदस्यों से उसी प्रकार अलग माना जाता है जैसा कि कंपनी के मामले में होता है। सहकारी समिति में कंपनी की तरह अपने नाम से अनुबंध कर सकती है और दूसरे पर मुकदमा चला सकती है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है कि जो गॉड के द्वारा बनाया ना गया हो, मतलब मानव के द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है, जो उसे बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है। आर्टिफिशियल ह्यूमन मानते हैं हम लोग कंपनी को, जिसके पर अगर मुकदमा किया जा सकता है और जिसके द्वारा मुकदमा दूसरों पर भी किया जा सकता है। ये तो हो गई विशेषताओं की बात कि सहकारी संगठन की जो विशेषताएं होती हैं, सहकारी समिति की जो विशेषताएं होती हैं, उनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है। इन विशेषताओं को आप लोग पॉइंट दर पॉइंट याद भी कर सकते हैं और इनको समझ में तो आ ही गया होगा। अब आगे बात आती है कि सहकारी समितियों का गठन जो होता है वो किसके आधार पर होता है। सहकारी समितियों का गठन की बात आती है कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सरकारी भारत में सहकारी समितियों का निर्माण जो होता है वो निम्न 2 अधिनियमों के अधीन होता है। एक जो अधिनियम मैंने ऊपर बात की हुई है 1912 भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 तथा प्रादेशिक अधिनियम जो प्रदेश में लागू हो उसको मानेंगे। सहकारी समितियों की स्थापना करने के संबंध में जो कार्यवाही करनी होती है वे उक्त दोनों अधिनियमों में लगभग बराबर होती है। ये बात हो गई हम लोगों की सहकारी समितियों को फॉर्मेशन करने की, मतलब उनको बनाने की। अब बात आती है इनके आगे कि इनको जानेंगे सहकारी समितियों के रूप क्या होते हैं, कि फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके रूप या प्रकार की बात करेंगे हम लोग। इनके 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार जो लिखा हुआ है उपभोक्ता सहकारी भंडार। उपभोक्ता सहकारी भंडार का मतलब होता है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर की मतलब बात आती है उपभोक्ता किसे बोलते हैं, कंज्यूमर किसे बोलते हैं, जो चीज़ों को यूज करता है, जैसे हम लोग। प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं, जो वस्तुएं बनाता है उसे प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैसे किसान वस्तुएं बनाता है और उसी का उपभोग भी करता है। तो किसान जो होता है एक जगह पर कंज्यूमर भी है और एक जगह पर क्या है, प्रोड्यूसर भी होता है, ठीक है। तो इसमें देखो बात आती है, जैसे मान लो कि कोई निर्माण करता है। निर्माणकर्ता का मतलब होता है कि हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं उसे निर्माणकर्ता बोलते हैं। निर्माणकर्ता ने कोई चीज़ बनाई है और वो सबसे पहले किसे बेची है, दुकान पर। अब निर्माणकर्ता ने कोई चीज़ बनाई है, वो बेची है उसने 10 रुपये में। अब दुकान वाले ने, जो दुकानदार है, उसने अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके, अपने एक्सपेंसेस इंक्लूड करके वो चीज़ को बेचा है कितने रुपये में, 15 रुपये में। तो उपभोक्ता तक ये चीज़ जो पहुंची है, देखिए ध्यान से, उपभोक्ता तक चीज़ पहुंची कितने में है, 15 रुपये में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये उपभोक्ता सहकारी भंडार में जो होता है वो उपभोक्ता सीधे कहाँ जाता है, तो वो सीधा जाता है निर्माणकर्ता के पास और वहाँ से चीज़ कितने में खरीदेगा, वहाँ से चीज़ 10 रुपये में खरीदेगा। इससे लाभ क्या होगा, कि इससे लाभ ये होगा कि उपभोक्ता को लाभ क्या होगा कि 5 रुपये कम में चीज़ मिलेगी, और निर्माणकर्ता को क्या लाभ होगा, तो निर्माणकर्ता को सीधे रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि कैश इन हैंड होगा। उपभोक्ता खरीदेगा ना तो वो नगद में खरीदेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग उपभोक्ता सहकारी भंडार, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। इसको पढ़ लेते हैं कि जिस पद्धति के अनुसार या इस पद्धति के अनुसार उपभोक्ता सीधे उत्पादक अथवा निर्माणकर्ता से ही खरीदते हैं, उसको उपभोक्ता सहकारी भंडार कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि औद्योगिक सहकारी समिति। औद्योगिक सहकारी समिति की बात आती है तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स सोसाइटी, इनको उत्पादन सहकारी संस्थाएं के लिए बनाई जाती हैं। मतलब कि कोई काम जो रहता है इनमें निर्माण के लिए बनाया जाता है।
तो जैसे कच्चा माल है, उत्पादन उपकरण है आदि उपलब्ध कराने हेतु सहकारी संस्थाएं होती हैं, ये एक प्रकार की हो गई। और दूसरे प्रकार की होती हैं सहकारी उत्पादन समितियां। इनमें सदस्यों की भांति सदस्य कर्मचारियों की भांति पारिश्रमिक लेकर माल निर्मित करते हैं और समितियां इन्हें उत्पादन संबंधी सामग्री दे देती हैं और इनसे निर्मित वस्तुएं ले लेती हैं। मतलब एक तरीके से एक फैक्ट्री की बात हो गई है, तो कि फैक्ट्री में क्या होता है कि कंपनियां जो होती हैं वो मजदूरों को क्या देती हैं, सामग्री देती हैं, और मजदूरों जो चीज़ बनाएंगे उनको वो जो चीज़ बनाएंगे वो ले लेती हैं और बदले में क्या देती हैं, एक पारिश्रमिक, मतलब कि उन्हें एक वेजेस के रूप में या वेतन के रूप में चीज़ को भुगतान या पैसा के भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार की समितियां ये दो प्रकार की होती हैं। इनके प्रकार आप लोगों को याद करने हैं ज़रूर। अब बात आती है नीचे 3 नंबर में बात आती है कि विपणन सहकारी समिति। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जो विपणन जो अपना मार्केटिंग खुद करती है उसे बोलते हैं विपणन सहकारी समिति। विपणन सहकारी संस्थाएं अथवा सहकारी विक्रय समितियां छोटे छोटे लेकिन स्वतंत्र उत्पादकों में ऐसे ऐच्छिक संघ हैं जिनका संगठन उनमें उनके सम्मिलित उत्पादन को बेचने के लिए किया जाता है। 4 नंबर की बात हो है और 4 नंबर में लास्ट नंबर में लिखा हुआ है ये 4 प्रकार की समितियां होती हैं। एक होती है उपभोक्ता सहकारी समिति, एक होती है हम लोगों की औद्योगिक सहकारी समिति, एक होती है विपणन सहकारी समिति और एक होती है सहकारी साख समिति। सहकारी साख समिति जो होती है, ये समितियां जो होती हैं सामान्य आय वाले व्यक्तियों की पारस्परिक सहयोग पर आधारित ऐच्छिक समितियां होती हैं। मतलब कि सामान्य आय जिनकी नॉर्मल इनकम होती है उन पर बात की जाती है, तो ये समितियां उनमें आती हैं। ये समितियां अपने सदस्यों को कम ब्याज पर रुपया उधार देती हैं। प्रायः गांव में किसानों की सहायता के लिए इस प्रकार की समितियों की स्थापना की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सहकारी समिति की स्थापना किसके लिए की जाती है, तो किसानों के लिए की जाती है। ये समितियां जो होती हैं, सहकारी साख समितियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक कैसी होती हैं, तो एक होती हैं हम लोगों की कृषि साख समितियां, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इस प्रकार की समितियों का निर्माण उद्देश्य किसानों की कृषि उत्पादन एवं अन्य कृषि कार्यों के अल्पविधि एवं मध्यविधि कृषि ऋण सुलभ कराना। मतलब कि किसानों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण को प्रोवाइड कराना, किसके लिए, कृषि के लिए और उनके अन्य कार्यों के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर लेना है तो उनको ऋण प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इस प्रकार की समितियों की बात आती है हम लोगों की एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में। और नेक्स्ट नंबर की बात आती है गैर कृषि साख समितियां। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो किसान नहीं होते हैं, तो वो आते हैं गैर कृषि काम करते हैं, जैसे मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं गैर कृषि साख समितियां। तो ये सारे लोग यहाँ पे आएंगे। तो इस प्रकार की समितियों के निर्माण का उद्देश्य प्रायः शहरों में मध्यम वर्गीय एवं निम्न वर्गीय व्यक्तियों को अल्पकालीन ऋण सुलभ कराना होता है। ठीक है, तो अल्पकालीन ऋण सुलभ कराना होता है। तो ये इस प्रकार के आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि सहकारी समितियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। सहकारी समितियों की विशेषताएं क्या होती हैं, सहकारी समितियों का अर्थ क्या होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आप लोगों के लिए करा दिए हैं। अब बात आती है इनके लाभ की, कि सहकारी समितियाँ बनाते क्यों हैं, इनके लाभ क्या क्या हैं। तो इनके लाभ को पॉइंट दर पॉइंट हम लोग आगे जान लेते हैं। अब बात आती है कि सहकारी समितियां के लाभ, महत्व या आवश्यकता। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। नीड, इम्पोर्टेंट एंड एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सहकारी संगठन के निम्नलिखित लाभ हैं। इनके निम्नलिखित लाभ जो कौन से हैं, तो ये देखिए ध्यान से कि सहकारी संगठन जो होते हैं वो स्थापना में सरलता होती है। इनका जो स्थापना करते हैं हम लोग, इनकी स्थापना में बहुत सरलता होती है। कैसे कि कोई 10 लोग ले लो, जैसे जो एक ही सूत्र में बंधे हो उनको 10 लोगों को ले लो और उससे वो है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद व्यापार को शुरू करेंगे। व्यापार का पहला उद्देश्य क्या होगा, सेवा भाव करना। उसके बाद अगर कोई बचेगा तो उसको लाभ के अंतर्गत आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहकारी समितियों की बड़ी स्थापना सरल होती है। मतलब स्थापना बड़ी करना सरल होती है। कोई भी 10 व्यक्ति एक सूत्र में बंधे हों मिलकर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन को आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद आती है निरंतरता। निरंतरता की बात आती है, कंटिन्यूटी की बात आती है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कोई काम जो है किसी के आने या जाने पर कोई फर्क ना पड़े, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूटी।
जैसे आप लोगों को पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में जैसे मान लो कि एक है पार्टनर राम और एक है श्याम, ठीक है। अब राम और श्याम में जो पार्टनर हैं ये दोनों लोग साझेदार हैं, ठीक है, साझेदार हैं तो साझेदारी बनाएंगे। अब मान लो कहीं श्याम चले गए, ठीक है, श्याम कहीं चले गए तो ये साझेदारी मानी जाएगी, तो ये साझेदारी हो गई क्रैक, मतलब कि ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार की साझेदारी तो हो गई ख़त्म, क्योंकि ये जो राम है अकेले, तो अकेले जो व्यापार करेंगे तो वो आएंगे हम लोगों के एकाकी व्यापार में, ना कि साझेदारी व्यापार में। जब हम लोग पढ़ेंगे एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, कंपनी को, तब आप लोगों को और भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों की बात आती है यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है श्याम चले गए हैं तो हम लोगों का क्या होगा कि जो व्यापार होगा वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार की कंटिन्यूटी साझेदारी में नहीं होती है। तो यही पूछा गया है कि सहकारी संगठन का पहला लाभ ये होता है कि स्थापना में सरल होती है, दूसरा लाभ ये होता है कि इसमें कंटिन्यूटी होती है, निरंतरता होती है। सहकारी समिति का जीवन उसे किसी भी सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन या अपराधी घोषित किए जाने से प्रभावित नहीं होता है। मतलब कोई व्यक्ति आए, कोई व्यक्ति जाए, कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए, चाहे अपराधी घोषित हो जाए, कंपनी जो है, सहकारी संगठन जो है लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। बात आती है नंबर 3 की। 3 की बात आती है लोकतांत्रिक प्रबंध की। लोकतांत्रिक प्रबंध का मतलब होता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। सहकारी समिति का प्रबंध मूलभूत डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सिद्धांत, मतलब कि एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित होता है। और चौथा पॉइंट लिखा हुआ है सेवा भाव। सहकारी समिति का जो, सहकारी संगठन का जो चौथा लाभ होता है वो होता है सर्विस मोटिव। ये इसका लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, पहला उद्देश्य क्या होता है, सेवा करना, ठीक है। तो सहकारी संगठन का प्रथम उद्देश्य सेवा करना है, तथा सेवा के बाद अगर कुछ बचता है या फिर कुछ बाद में आता है तो लाभ का स्थान आता है। यही मैंने आप लोगों को ऊपर बताया हुआ है। इससे समिति के सदस्यों में सेवा भावना जागृत होती है। और नंबर 5 पॉइंट में लिखा हुआ है कि मध्यस्थकों की समाप्ति। मध्यस्थकों की समाप्ति का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन की बात आती है तो मिडिल मैन मैंने भी आप लोगों को बताया हुआ है कि एक निर्माणकर्ता होता है, एक दुकानदार होता है और एक उपभोक्ता होता है। तो ये निर्माणकर्ता इसे देता है और दुकानदार इसे देता है, तो ये मिडिल मैन का काम करता है। तो इससे क्या होगा, इनकी समाप्ति हो जाएगी इन समितियों की, क्योंकि यहाँ से हम सीधे सामान खरीदेंगे। तो सहकारी समितियों का निर्माण उद्देश्य मध्यस्थकों की मुक्ति प्राप्त करना भी होता है, ठीक है। और चौथा 6वां पॉइंट लिखा हुआ है कि समन्वय। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इनमें आपस में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सभी लोगों का क्या काम होता है, सेवा करना होता है। तो इसीलिए आपस में इनका कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। चूँकि सहकारी समिति के सदस्य अधिकतर एक ही क्षेत्र, वर्ग या समूह के होते हैं तथा वे सहकारिता की भावना से अभिभूत होते हैं। समिति के प्रबंध को समिति के सदस्यों की आपसी सहयोग का भारी लाभ मिलता है। तो ये जो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट, इनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से पूरा का पूरा आज सहकारी संगठन के बारे में आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों की सब्सक्राइब करने से हम और मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। रहा रोज़ की डेली के डेली वीडियो डालने की, तो वो जल्दी से जल्दी आप लोगों की ये भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी कि डेली की डेली क्लास ली जाए। एक क्लास ज़रूर आप लोगों की आएगी, कोई क्लास आए लेकिन एक क्लास ज़रूर आने लगेगी डेली के डेली। ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।